सो हमने पढ़ लिया दो साइंटिस्ट के बारे में, डॉबरेनर स्ट्राइड्स एंड सेकंड वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दोनों के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब क्योंकि उनके ड्रॉबैक्स थे तो नए साइंटिस्ट को और चीज़ें डिस्कवर करनी पड़ी कि एलिमेंट्स को भाई कैसे क्लासीफाई किया जाए। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइंटिस्ट जो बहुत ही बढ़िया जिन्होंने क्लासिफिकेशन करी थी वो थे मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव साइंटिस्ट का नेम था, रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, जब मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन करी ना एलिमेंट्स की, तब 63 एलिमेंट्स वर नोन। हमें 63 एलिमेंट्स पता थे। तो मेंडलीव ने क्या किया, 63 एलिमेंट्स के लिए 63 कार्ड्स लिए। ठीक है, हर कार्ड के ऊपर एक एलिमेंट का नाम लिखा और उसके पीछे की साइड उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी। ठीक है, बहुत सिंपल काम किया। एक तरफ उसका नेम, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, दूसरी साइड उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उसने क्या किया, ये 63 कार्ड्स को अपने एक सॉफ्ट बोर्ड टाइप था उसके बाद, सॉफ्ट बोर्ड पे अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर दिया, जिसका एटॉमिक मास कम वो सबसे पहले, फिर ऐसे ऐसे करके बाकी एलिमेंट्स को अरेंज किया। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखी कि उनकी कैसे रिएक्शंस है, उनका क्या फॉर्मूला बन रहा है, उनके ऑक्साइड्स का क्या फॉर्मूला बन रहा है और उनके हाइड्राइड्स का क्या फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो एक तरह के एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ क्लासिफाई करने लग गए, ऐसे ही दूसरे तरह के एलिमेंट्स अलग तरीके से क्लासिफाई हो गए। इस तरह उन्हें कुछ इस तरह की एक टेबल मिली। ठीक है, बहुत सिंपल टेबल है, देख के कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा सा डायग्राम ऐसे है, टेबल बहुत आसान है। ठीक है, बहुत जल्दी समझ आएगी और इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया, मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन करी 63 एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और उसने कहा कि जो ये एलिमेंट्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उन्होंने यहाँ अलग अलग पीरियड्स और ग्रुप्स बना दिए। पीरियड्स और ग्रुप्स का क्या मतलब है, ये जो अलग अलग उन्होंने ये कॉलम्स बनाए हैं, इन्हें बोल दिया कि ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये जो ऐसे कॉलम्स बनाए हुए हैं इन्हें बोला ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हो गए, 1 से लेकर 8 तक, 8 ग्रुप्स। पीरियड कितने हुए, पीरियड मतलब जो ऐसे लेफ्ट टू राइट जो जाए, यानी रोज जो बनी, तो पीरियड्स कितने हुए, 1 से लेकर 6 तक। तो मेंडलीव के टेबल में फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनेगा, मेंडलीव के टेबल में कितने पीरियड्स थे और कितने ग्रुप्स थे। सो 8 पीरियड्स एंड देयर वर 6 ग्रुप्स। ठीक है, 6 ग्रुप्स थे। अब एक एक करके समझाऊंगी ये सब क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक है, तो अब क्या किया उसने, क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करके दिखाओगे तो वो तो पता चलेगा ना कि इसकी रिएक्शन ऐसे है। तो किसके साथ उसने रिएक्शन करी, उनके ऑक्साइड्स बनाकर देखे और उनके हाइड्राइड्स बनाकर देखे। ये कॉन्सेप्ट समझना मैं क्या कह रही हूँ। आर क्या है, लेट सपोज आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, लेट सपोज यहाँ इस वाले में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं। मैंने उठा लिया लिथियम, कोई भी ले सकते हो आप लिथियम। लिथियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 3 होता है। आई होप इतनी चीज़ सबको क्लियर हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी लिथियम की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 है ना, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, के शेल एल शेल ऐसे से करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,1। आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम पे चार्ज होगा 1, Li+ होता है। ऐसे ही Na के ऊपर देखे सोडियम, तो सोडियम भी Na+ होता है, मतलब +1 चार्ज होता है। पोटेशियम के ऊपर भी, और ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो क्या हुआ, अगर कोई जैसे सोडियम एक एलिमेंट ले लूँ, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2-, मैं लगाऊंगी क्रॉसओवर रूल +1 2-। ठीक है, क्रॉसओवर रूल कहता है इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास। फर्स्ट चैप्टर में समझाया था ये। फॉर्मूला बनेगा इसका Na2O, सोडियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला बना रही हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही लिथियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाऊंगी तो बनेगा Li2O। ऐसे ही कोई भी और एलिमेंट ले लो, पोटेशियम, पोटेशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाऊंगी, बनेगा K2O। तो आप कॉमन चीज़ क्या देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाला हमारा कॉलम है, इनमें से कोई भी एलिमेंट उठाया मैंने और उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाया तो बना समथिंग इन 2O, ऐसे करके Na2O, Li2O, K2O, राइट। तो इसलिए उसने जनरल फॉर्मूला लिख दिया यहाँ R2O। समझ आया, R2O का मतलब क्या है, R कोई जनरल कोई भी इनमें से एलिमेंट है। ठीक है, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा 2O, जैसे Na2O, Li2O,
K2O, राइट। ये बात समझ आई। ये चीज़ अक्सर स्कूल्स में नहीं समझाई जाती या फिर कोचिंग में नहीं समझाई जाती, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे बोर्ड्स में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्या है और क्यों है, ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए R2O क्यों लिखा है, RH क्यों लिखा है, ये सब चीज़ें कैसे आई हुई हैं। अब जैसे अगर अब मैं ऑक्साइड बना दिया, ऐसे अगर मैं हाइड्राइड का फॉर्मूला बनाऊँ तो कैसे बनेगा, सोडियम का ही ले लेते हैं। सोडियम पे चार्ज Na+, ठीक है। अगर मुझे इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करनी है तो चार्ज हाइड्रोजन पे क्या होता है, H+ या फिर H-। हाइड्राइड या फिर H+ होता है या फिर H- होता है, हाइड्रोजन या फिर हाइड्राइड आयन होता है। तो अगेन क्रॉसओवर रूल लगाऊंगी। क्रॉसओवर रूल आपने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ है और मैंने फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। क्रॉसओवर रूल लगाया, फॉर्मूला बना NaH, ठीक है, +1 इधर गया -1, क्रॉसओवर रूल लगा के ये फॉर्मूला बना। ऐसे कोई भी एलिमेंट लूँगी और उसका मैं फॉर्मूला बनाऊंगी ये फर्स्ट ग्रुप में से, तो यही बनेगा LiH, ठीक है, KH, हाइड्रोजन के साथ यही फॉर्मूला बनेगा। तो जनरल R क्या हुआ, R जनरल वो नेम हो गया, ठीक है, R जनरली वो नेम हो गया। N जैसे R की जगह मैं Na लगा सकती हूँ, R की जगह K लगा सकती हूँ। कोई जनरल, जैसे तुम क्या करते हो मैथ्स में, जब कोई चीज़ नहीं पता होती तो XYZ करके एज्यूम करते हो, ऐसे यहाँ केमिस्ट्री में R करके लिख दिया, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये वही केमिकल फॉर्मूलेज हैं। जो ये तो हो गई हमारी जनरल बात के ये फॉर्मूलेज क्या थे और कैसे बने। तो मैंने क्या किया, जनरल R कोई भी नंबर है, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करिए। ये वाले एलिमेंट्स एक तरह की केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, ऐसे ये वाले एक तरह के और ये वाले एक तरह के। उसने क्या किया, ये थे कुछ ऐसे करके जो जा रहे हैं, इनको पीरियड्स बोला, ठीक है, ऐसे करके जो है इन्हें ग्रुप्स बोला। तो इस तरह जा रहे हैं, तो 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स उसके फॉर्म हुए। अब बात आती है कि ये क्या है, ये जो बीच में आपने देखा है फर्स्ट सेकंड, ये भी कहीं बुक में मेंशन नहीं किया, ये सिर्फ मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ये क्या है। इसका मतलब ये है, जब मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन करी ना, उसने बहुत बढ़िया तरीके से शुरू किया, हाइड्रोजन से शुरू किया, जहाँ जहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, वहाँ चलता गया वो। अब उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि यार सेम बॉक्स में 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो उसने क्या किया, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है, सेम बॉक्स में यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम सिमिलर नहीं है। तो उसने क्या किया, इसी के रो के बीच में उसने 2 डिवीजन कर दी कि ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ है इसी ग्रुप की और ये हमारी सेकेंड सीरीज़ है इसी ग्रुप की, ठीक है। बस उसने क्या किया, अपना ये दिखाने के लिए कि मैं जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ वो सही है, उसने सेम बॉक्स में 2 एलिमेंट्स तो डाल नहीं सकता था, तो 1 और 2 करके डाल दिया, फर्स्ट और सेकंड करके 2 एलिमेंट्स की रोज बना दी, इसी के अंदर 2 और रोज बना दी। इनको नाम दे दिया A और B, कि ये A रो है और ये B रो है। ऐसे ही बाकी सब में कुछ भी नहीं है, ये A और B, बस उसको थोड़ा सा इसमें और इसमें प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस लगा, तो उसने क्या किया, बोला कि ये फर्स्ट रो है 4th पीरियड की और ऐसे ये सेकंड रो है 4th पीरियड की, तो ये लाई करेगा इसमें और ये बस एक तरह से डिविजन्स करिए उसने अलग अलग। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, और कोई भी आपसे ये बनाने को नहीं बोलेगा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बना के दिखाओ, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने इसको छोटा करके लिखा है, बिकॉज ऐसे कोई बनाने को नहीं बोलेगा। एग्जैक्टली यू शुड नो कि उसने क्लासिफिकेशन क्यों करी, उसके क्या क्या अचीवमेंट्स थी और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी मेंडलीव से। अब बात करते हैं कि उसकी अचीवमेंट क्या थी। मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन करी ऑफ पीरियोडिक टेबल, व्हाट वर हिज अचीवमेंट्स, क्यों उसके टेबल को इतना अप्रूव किया गया वो समझते हैं। मेंडलीव की टेबल को इतना क्यों रिकॉग्नाइज किया गया, उसको समझने से पहले एक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। डिफाइन करना आ जाता है व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ मतलब उसने ये टेबल किस बेसिस पे क्लासिफाई करी, डिफाइन करो उसकी क्या स्टेटमेंट थी। तो मेंडलीव ने एक स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब समझते हैं उसने क्या बोला। उसने कहा कि जो अलग अलग एलिमेंट्स है ना, उनकी प्रॉपर्टीज एक सीक्वेंस में चेंज हो रही है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चेंज हो रही है, किसके साथ, उनके एटॉमिक मासेस के साथ। जैसे जैसे एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखनी आ जाती है। एक हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आएगा, ये है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसके बाद जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब आएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। पहले आपको ये समझ आ गया, मैंने लिखा properties of an element are a periodic function of their atomic masses,
ठीक है, मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक सीक्वेंस में चेंज हो रही है, पीरियोडिक सीक्वेंस मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चेंज हो रही है, जैसे जैसे उनका एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अभी बता देती हूँ। चलो, अगर यहाँ आएगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव की जगह यहाँ वर्ड लिखा हो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, तो सेम एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ एटॉमिक मासेस की जगह वर्ड आ जाएगा एटॉमिक नंबर। समझाऊंगी ये क्यों कर रही हूँ जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगी, तब बस मैं इतना बता रही हूँ, वहाँ एक वर्ड का फर्क आ जाएगा, एटॉमिक मासेस की जगह वर्ड आएगा एटॉमिक नंबर, बाकी सब कुछ सेम लिखेंगे। तो ये दो डेफिनेशन है, दोनों एक जैसी हैं, इसलिए मैंने एक साथ बता दी। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वो हम अभी कर रहे हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की, क्यों उसकी टेबल को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया, अलग से एक स्पेशल वीडियो बन गई उसकी, तुम्हारे चैप्टर में दो पेजेस सिर्फ मेंडलीव पे डेडिकेटेड है, तो कुछ तो बहुत अच्छा किया होगा जो बाकी साइंटिस्ट ने नहीं किया था। समझो उन्होंने क्या किया। फर्स्ट ही अरेंज द एलिमेंट सच दैट, कोबाल्ट और निकल का एक एग्जाम्पल लेकर बता रही हूँ मैं, कि उसने कई जगह पे ऐसे किया कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है उनको पहले लिखा इन कंपैरिजन टू दोज एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कम है। जैसे कि यहाँ दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, मैं इधर बता देती हूँ, उधर लिखे हुए दो एलिमेंट्स मैंने, कोबाल्ट और निकल, इन दोनों के एटॉमिक मासेस में क्या हुआ, कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज़्यादा है, इसका 59 पॉइंट समथिंग है, लेट सपोज 1 ले लेते हैं और इसका 59 पॉइंट, इसका 6 ले लेते हैं और इसका 1, अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, बट समझो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है निकल से, इसने क्या किया था, अरेंज किया था मेंडलीव ने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो टेबल में निकल वाला एलिमेंट Ni निकल होता है, इसको पहले लिखना चाहिए था क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम है, फिर कोबाल्ट लिखना चाहिए था, बट उसने क्या किया, पहले कोबाल्ट लिखा और फिर निकल लिखा। अब ये तो क्या हुआ, ये तो भाई एक अनोमली होनी चाहिए, यानी ये तो ड्रॉबैक होना चाहिए जब वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ पे अपने आप ही जब एटॉमिक मास इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो पहले क्यों लिख रहा है इसको। सो दिस वॉज सपोज टू बी अ ड्रॉबैक, बट मेंडलीव ने ये कहा कि मैंने जान के ऐसा किया है, क्यों, ताकि मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर पाऊँ अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। समझो इस बात को, जो मेंडलीव की अचीवमेंट्स थी एक्चुअल में उसने क्या किया, जो भी उसने नई चीज़ें करी थी, जैसे लोगों ने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया कि तुमने क्या किया, एलिमेंट जिसका हायर एटॉमिक मास है उसे पहले लिख रहे हो, गलत है। लेकिन मेंडलीव ने कहा मैंने जान के ऐसा किया बिकॉज दिस इज फॉर बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके साथ पहले रिजेंबल कर रही है, इसलिए मैंने कोबाल्ट पहले लिखा और निकल बाद में लिखा। सो फर्स्ट थिंग वॉज दिस, ठीक है। कोबाल्ट और निकल का केस लेके आप बता सकते हो कि वैसे तो निकल को पहले प्लेस होना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है और इसका ज़्यादा, एटॉमिक मास इसका कम और इसका ज़्यादा, लेकिन द सीक्वेंस वाज रिवर्स्ड। सेकंड और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव हैड लेफ्ट सर्टेन गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ लिखा है, अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स आपको अगेन आई एम सेइंग टेलीग्राम पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के, तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वहाँ से ले सकता है, टेलीग्राम पे मेरी आईडी है। गैप्स की बात करते हैं, तो मेंडलीव ने क्या किया, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना कुछ कुछ गैप्स छोड़े, जैसे फ्लोरीन के बाद यहाँ खाली है जगह, ठीक है, ऐसे यहाँ भी खाली है जगह, यहाँ देखो इधर जगह खाली है, मतलब यहाँ भी देखो, तो काफ़ी सारी गैप्स छोड़े मेंडलीव ने। अगेन ये तो ड्रॉबैक होना चाहिए कि उसने गैप्स कैसे छोड़ दिए बीच बीच में, बट मेंडलीव ने इसको भी अपने तरीके से ले लिया। मेंडलीव ने कहा कि मैंने जान के वो गैप्स छोड़े हैं, क्यों, बिकॉज जो एलिमेंट्स बाद में आएंगे, अभी तो 56 एलिमेंट्स नोन थे, 63 के बाद जो नए एलिमेंट्स आएंगे मैं उनको इन गैप्स में फिल कर दूंगा, राइट। सो मेंडलीव लेफ्ट सर्टेन गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल रादर देन क्लासिफाइंग दीज गैप्स एज डिफेक्ट्स। उनको डिफेक्ट्स बोलने की जगह मेंडलीव ने कहा दैट आई हैव लेफ्ट दीज गैप्स फॉर द एलिमेंट्स विच वर टू बी डिस्कवर्ड लेटर, ठीक है, जो बाद में नए एलिमेंट्स आएंगे मैं उन गैप्स में ये एलिमेंट्स डालूंगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ भी, क्या हुआ, 3 एलिमेंट्स थे। अच्छा, पहले उन गैप्स का ना उसने नाम दे दिया, मेंडलीव तो वैसे रशियन केमिस्ट था, लेकिन उसे संस्कृत शायद बहुत इंस्पायर कर दी होगी, तो संस्कृत के जैसे आप हिंदी और संस्कृत में एक को बोलते हो एका, ठीक है, एक ही है ये, ठीक है, एक है जब तुम बोलते हो संस्कृत में वर्ड को, 1 को एक है बोलते हो, ऐसे ही मेंडलीव ने उन गैप्स का नाम दे दिया एका। कैसे, मेंडलीव ने 3 एग्जाम्पल्स दिए, ठीक है,
3 एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए, फर्स्ट समझो, जो बोरॉन के नीचे गैप था उसने उसका नाम दिया एका बोरॉन, ये वाले गैप का पहले यहाँ गैप था। ऐसे ही यहाँ एल्यूमिनियम के नीचे जो गैप था उसने उसका नाम दिया एका एल्यूमिनियम। तीसरा एलिमेंट, जो सिलिकॉन के नीचे गैप था उसने उसका नाम दिया जर्मेनियम, सिलिकॉन के नीचे जो गैप था उसका नाम दिया एका सिलिकॉन। इरेज करके दोबारा समझाती हूँ ये चीज़। सो मैंने यही चीज़ थोड़ी सी क्लियरली लिख दी है। 3 एलिमेंट्स ले लिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। बोरॉन के नीचे उसने एक गैप छोड़ा था, वहाँ पे उस समय कोई एलिमेंट नहीं था, उस गैप का उसने नाम दिया एका बोरॉन। क्यों? कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो बोरॉन जैसी होंगी, उसी के ग्रुप में लाए कर रहा है तो उसके जैसे होंगी। ठीक है। एल्यूमिनियम के नीचे जो गैप था, यहाँ पे पहले गैप था तो उसने एल्यूमिनियम के नीचे जो गैप था उसका नाम दिया एका एल्यूमिनियम। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे जो गैप था उसका नाम दिया एका सिलिकॉन। ठीक है। तो जो भी प्रीसीडिंग एलिमेंट यानी जो उससे पहले एलिमेंट आ रहा है उसके बेसिस पे इन गैप्स का नाम दे दिया। अब हुआ क्या, उस समय तो उसने गैप्स छोड़े हुए थे, लेकिन एक्चुअल में 3 एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए जो इन गैप्स में फिल हो सके। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे जो गैप था यहाँ पे एलिमेंट फिल हुआ स्कैंडियम, यहाँ वाले गैप में जो एलिमेंट फिल हुआ वो था हमारा गैलियम, और ये वाले गैप में जो एलिमेंट फिल हुआ वो जर्मेनियम। ये 3 एलिमेंट्स काफ़ी लेट डिस्कवर हुए, और जब ये डिस्कवर हुए ये वाले गैप में फिल हो सके। क्यों फिल हो सके? क्योंकि उसने जो मेंडलीव ने इनके प्रॉपर्टीज़ इमेजिन की हुई थी कि ये वाले बॉक्स में जो एलिमेंट आएंगे इनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी, एग्जैक्टली वैसी प्रॉपर्टीज़ इन एलिमेंट्स में थी, राइट। तो उन्होंने क्या किया, दिस वॉज द मेजर अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों ने अप्रिशिएट किया कि हाँ मेंडलीव ने ऐसे ही गैप नहीं छोड़ा था। एक्चुअल में जब नए एलिमेंट्स आए हैं उनकी प्रॉपर्टीज फिट हो रही हैं यहाँ पे, तो ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे फिट कर दिए इन्होंने। ठीक है। तो दिस वॉज द सेकेंड अचीवमेंट। फर्स्ट एटॉमिक मासेस वाली चीज़ बताई, कोबाल्ट और निकल का एग्जाम्पल लेके। सेकेंड, ही लेफ्ट सर्टन गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल, ही क्लासिफाइड दीज गैप्स एज एका in front of proceeding element, जैसे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, एंड when new elements were found they could be fit in this gap, ये easily fit हो सकते थे ये वाले गैप में। This was the second achievement। अब बात करते हैं थर्ड अचीवमेंट की, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस काफ़ी लेट डिस्कवर है। नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस मैंने बताया था जो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो नोबल गैसेस होती हैं, या फिर इनर्ट गैसेस होती हैं, ये भी नाम होते हैं उनका इनर्ट गैसेस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब क्या का है, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या है, नोबल गैसेस हैं। अब नोबल गैसेस बहुत लेट डिस्कवर हुई, जब मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन कर ली ना तब तक नोबल गैसेस नहीं आई थी। लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो क्या किया मेंडलीव ने, सारी नोबल गैसेस को एक साथ अलग से एक कॉलम बनाया उसने, इससे 1 से पहले। सो उसने यहाँ पे ग्रुप 0 बनाया, यहाँ 1 to 8 बन चुके हैं, ग्रुप 0 बनाया और ग्रुप 0 में सारी नोबल गैसेस को डाल दिया। अब अचीवमेंट क्या हुई इसमें? अचीवमेंट ये हुई कि जब नोबल गैसेस आई ना तो ये सारा सीक्वेंस उसे चेंज नहीं करना पड़ा, वो इसी टेबल में एडजस्ट कर पाया नोबल गैसेस को। सो दिस वाज द थर्ड अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कि नोबल गैसेस जब आई तो वो अपने आप अलग से ग्रुप में उसने एडजस्ट कर दिया ग्रुप 0 बना के। ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड अचीवमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है 1 मार्कर क्वेश्चन कि नोबल गैसेस लेट क्यों डिस्कवर हुई? व्हाई वर नोबल गैसेस डिस्कवर्ड क्वाइट लेट? सोचो, मैंने बताया नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं। इनर्ट होती है मतलब अनरिएक्टिव होती हैं, रिएक्ट नहीं करती ज़्यादातर। तो क्योंकि ये वाली गैसेस अनरिएक्टिव होती हैं, ज़्यादातर रिएक्ट ही नहीं करती, और दूसरा रीज़न ये कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन लेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। ये 2 रीजंस थे जिसकी वजह से नोबल गैसेस काफ़ी लेट डिस्कवर हुई, लोगों को पता नहीं चला, थी तो ऑलरेडी बट लोगों ने इसको पहचाना नहीं कि नोबल गैसेस हैं। अनरिएक्टिव थी, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती थी, रिएक्ट करेगी कब, तभी तो पता चलेगा ना कि इनकी प्रॉपर्टीज इनके जैसी है या इनके जैसी है कि इनके जैसी है। ठीक है, तो क्योंकि अनरिएक्टिव थी तो पता नहीं चल पाया इनका, और कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में, एयर में बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में नोबल गैसेस प्रेजेंट थी, इसलिए काफ़ी लेट डिस्कवर हुई। 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा, लिख सकते हैं आप, व्हाई नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेट। तो अचीवमेंट्स तो बहुत सारी देख ली, 3 अचीवमेंट्स देख ली, बहुत बढ़िया, जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम आई ड्रॉबैक्स की।
क्योंकि देखो अगर ड्रॉबैक्स नहीं होते, कोई ना कोई दिक्कत नहीं होती पीरियोडिक टेबल में, तो मेंडलीव की टेबल को आज हम पढ़ रहे होते, लेकिन आज हम मेंडलीव की टेबल नहीं पढ़ते। आज जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो इसके बाद पढ़ेंगे हम। तो क्या प्रॉब्लम आई, क्यों टेबल रिजेक्ट करी गई, वो सब समझते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो बात करते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स थे या क्या क्या लिमिटेशंस थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। फर्स्ट है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, याद आ रहा है कुछ आइसोटोप्स 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, रिवाइज करवा देती हूँ। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट के एटम्स, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1, 1H2 एंड 1H3। 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, याद होगा कुछ, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीट्रियम, कुछ ऐसा याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 13, ठीक है। आइसोटोप्स होते क्या है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद आ रहा है इधर देख लो। अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एलिमेंट है, जैसे कार्बन, कार्बन के आइसोटोप्स तो एलिमेंट तो कार्बन ही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर कार्बन और कार्बन 6 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर अलग। इसका मास नंबर 12 है, एक आइसोटोप कार्बन के एक आइसोटोप का मास नंबर 12 और दूसरे का मास नंबर 13 है। अच्छा, एलोट्रोप्स मत याद करना भी कार्बन के, वो अलग होते हैं, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़े थे। यहाँ मैं आइसोटोप्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। आइसोटोप्स क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी सेम होती है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम प्रॉपर्टीज होती है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स ना काफ़ी लेट आई, जब इसने टेबल बना ली थी उसके बाद आइसोटोप्स डिस्कवर हुए। अब क्या हुआ, जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तब प्रॉब्लम आई। इसने क्या किया था, मेंडलीव ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मतलब मासेस जिनका अलग अलग मास है तो अलग अलग स्लॉट में होने चाहिए, जैसे लिथियम और बेरिलियम अलग अलग मास है तो अलग अलग जगह पे है, ठीक है। लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, ठीक है। और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले उसने सेम जगह पे अरेंज किए थे। तो प्रॉब्लम आई कि मास के बेसिस पर अरेंज करें तो फिर तो अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग स्लॉट में होने चाहिए, और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अरेंज करें तो सेम स्लॉट में होने चाहिए। तो कहाँ पे करें, सेम स्लॉट में करें या फिर अलग स्लॉट में करें, 2 अलग अलग स्लॉट्स में करें, क्या करें। सो दिस वॉज द फर्स्ट ड्रॉबैक, फर्स्ट लिमिटेशन, जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट किया गया, बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू फिक्स द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, के आइसोटोप्स को कहाँ अरेंज करें, ठीक है। क्यों, वो मैंने समझा दिया, ठीक है। सेकेंड वॉज नो फिक्स पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को उसने यहाँ तो अरेंज कर दिया कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ एल्कली मेटल्स के जैसी हैं, ठीक है। जैसे एल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं वैसे हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता है, तो उसके साथ में इसी वाले ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ इनके जैसे भी थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके जैसी भी प्रॉपर्टीज़ थी। तो कईयों ने कहा कि इस हिसाब से हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में नहीं, हाइड्रोजन को 7th वाले ग्रुप में अरेंज करो, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ इनके जैसी हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इनके जैसी थी, जैसे ये वाले गैसेस रिएक्ट करते हैं, जैसे ये वाले मेटल्स रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ NaF बनता है, ऐसे हाइड्रोजन भी फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, HF बनता है। सिमिलर सी रिएक्शन हो गई ना, ठीक है। ऐसे ही पोटाशियम इसी ग्रुप का एलिमेंट रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ, KF बनता है, ठीक है। तो इनके जैसे ही रिएक्ट करते हैं। सो दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनाते हैं डायएटॉमिक गैसेस। डायएटॉमिक का मतलब हो गया कि जैसे फ्लोरीन F2 बनता है, क्लोरीन Cl2 होता है, ब्रोमीन Br2 बनता है, ये इनके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। एटम्स तो खाली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये इनके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं कि 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं, 2 एटम्स इसमें इन्वॉल्व है। ऐसे हाइड्रोजन भी जब बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो उसमें 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, H2 बनता है, ठीक है। तो इनके जैसा कुछ बिहेवियर लग रहा है, जैसे फ्लोरीन F2 है, क्लोरीन Cl2 है, ब्रोमीन Br2 है, हाइड्रोजन H2 है, तो इनके जैसा भी बिहेवियर है। तो क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज़ इसके जैसे भी सिमिलर थी, ये होते हैं एल्कली मेटल्स, समझाऊंगी अब ये क्या होते हैं, ये इनका नाम होता है एल्कली मेटल्स, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी क्यों। और ऐसे ही इनकी प्रॉपर्टीज इनके भी सिमिलर थी और इनके भी। सो देयर वाज अ कंफ्यूजन दैट वेयर शुड बी कीप दिस हाइड्रोजन, इन ग्रुप 1 और इन ग्रुप 7th,
ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दो चीज़ें हमने पढ़ ली। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, अब मेंडलीव ने क्या किया, गैप तो छोड़ दिया पीरियोडिक टेबल में कि हाँ भाई नए एलिमेंट्स आएंगे तो मैं ये वाले गैप्स में फिल करता जाऊंगा, ठीक है, कई हद तक तो सही भी हुए, आए एलिमेंट्स गैप में फिल कर दिया और आए एलिमेंट्स गैप में फिल कर दिया। लेकिन क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप नीचे जाएंगे, ये सारे एलिमेंट्स आपको लर्न नहीं करने बट समझते हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे गए क्या हुआ, ये जो एटॉमिक मासेस है ना, ये रेगुलरली इंक्रीज नहीं होते। रेगुलरली इंक्रीज करने का मतलब है कि एक एलिमेंट है HF, उसका एटॉमिक मास में रफली अपने हिसाब से मान लूँ कि 128 है, ठीक है, मेरे को नहीं पता अभी एग्जैक्टली क्या है, मैं एक एजम्पशन ले रही हूँ, 128 है। उसका नेक्स्ट एलिमेंट TA, इसका एटॉमिक मास ना 130 भी हो सकता है, 132 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 4-4 का डिफरेंस होगा बीच में या 3-3 का डिफरेंस होगा, तो रैंडम ऑर्डर में इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कईयों के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास में 1 का डिफरेंस हो, 1 नंबर का डिफरेंस हो, कईयों में 4 नंबर का डिफरेंस हो, कईयों में 6, तो एटॉमिक मासेस क्योंकि रेगुलरली तो इंक्रीज नहीं हो रहे, इसीलिए इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि दो एलिमेंट्स के बीच में मैं कितना गैप छोड़ूं, 1 का छोड़ूं या ज़्यादा गैप छोड़ूं या और ज़्यादा, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में। रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा क्योंकि एटॉमिक मासेस रेगुलरली इंक्रीज नहीं होते तो बहुत मुश्किल था ये बताना कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट्स आ सकते हैं बाद में, तो कितना गैप छोड़े, 2 एलिमेंट्स के लायक जगह छोड़े या 3 एलिमेंट्स के लायक जगह छोड़े, वो 4 एलिमेंट्स के लायक जगह छोड़े, तो बहुत मुश्किल था ये पहचानना कि 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो यही उसका तीसरा ड्रॉबैक था, क्योंकि एटॉमिक मासेस रेगुलरली इंक्रीज नहीं होते, इसीलिए इट वॉज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड एग्जिस्ट बिटवीन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स के बीच में कितना गैप छोड़ा जाए, ठीक है। तो गैप तो उसने छोड़ दिया, बट लोगों ने कहा कि ऐसे कितना अब तुम गैप छोड़ दोगे, हाँ 7 का गैप छोड़ दोगे, कई जगह 1 का गैप छोड़ोगे, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट था कि कितना गैप छोड़ा जाए, ठीक है। तो दिस वॉज दी थर्ड ड्रॉबैक, जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल टोटली रिजेक्ट हो गई कि भाई ये तो नहीं चलेगा काम, कुछ तो इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। वो इम्प्रूवमेंट क्या थी, वो इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। व्हाट वाज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या क्या है कि उसमें कोई मतलब एनॉमली ही नहीं है, कोई ड्रॉबैक ही नहीं है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज इतने सालों से हम वही पढ़ते आ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी तक तो कोई ऐसे खास एक आध ड्रॉबैक है बट ज़्यादा ड्रॉबैक्स नहीं मिले। और कोई अगर 50-100 सालों बाद कोई साइंटिस्ट आ जाता है जो कहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ख़राब है, तो कोई बात नहीं भाई, फिर और कुछ नया आ जाएगा, ये चीज़ चलती रहेगी। चलो एनीवेज, यही टॉपिक एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।